पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। आज हम आपके लिए फाइनेंस को समझने के हवाले से एक कोर्स लेकर आए हैं जिसका उन्वान है फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन। वैसे तो नॉन फाइनेंस पर्सन में हर वो शख्स शामिल है जिसने या तो फाइनेंस नहीं पढ़ा या जो फाइनेंस की बहुत कम जानकारी रखते हैं। ऐसे तमाम लोग जो फाइनेंस समझना चाहते हैं उनकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। तो सवाल यह है कि हमारा कोर्स किस नॉन फाइनेंस पर्सन के लिए है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। ये कोर्स ऐसे नॉन फाइनेंस पर्सन के लिए है जो या तो स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर चुके हैं या करना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जायजा कैसे लेना चाहिए। अब हम ऐसे तमाम लोगों से मुखातिब हैं। ये कोर्स करने के बाद आप फाइनेंस के एक्सपर्ट तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन कंपनियों के फाइनेंशियल्स का कुछ जायजा लेने के काबिल हो जाएंगे और ये अंदाज़ा लगाने के काबिल भी हो जाएंगे कि कोई शेयर अपने फंडामेंटल्स के हिसाब से, मतलब अपने हिसाब किताब के हिसाब से ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड तो नहीं है, मतलब मार्केट प्राइस के मुताबिक सस्ता है या महंगा। नोट: इस कोर्स को करने के लिए ज़रूरी है कि आप स्टॉक मार्केट की जानकारी पहले से रखते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट से बिल्कुल अनजान हैं और जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होती है और शेयर्स क्या होते हैं, तो हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट। इसका लिंक हम इस कोर्स की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बाकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तमाम जानकारी आपको psx.com.pk वेबसाइट से मिल जाएगी। बहुत जल्दी आसान अल्फाज में बता देते हैं कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने के लिए आपको पहले किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जैसे बैंक में पैसे जमा कराते हैं, उसी तरह ब्रोकर के पास पैसे जमा कराने पड़ेंगे और इन्हीं पैसों से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ज़रिए अपनी पसंद के शेयर्स में सरमायाकारी कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के कारोबारी औकात के अंदर। बाकी तफसील के लिए हमारी वीडियो देखें और PSX की वेबसाइट का विज़िट करें, उसके बाद हमारा कोर्स करें। इस कोर्स में हम उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके बोलेंगे क्योंकि दफ्तरी या कारोबारी मामलात में फाइनेंस की इस्तिलाहात को अंग्रेज़ी में ही बोला और समझा जाता है। फाइनेंस तो खुद भी अंग्रेज़ी का ही लफ्ज़ है। अगर किसी को हमारा इस कोर्स में अंग्रेज़ी इस्तेमाल करना बुरा लगे तो हम पहले ही उनसे माज़रत कर लेते हैं, लेकिन अपने इस तर्ज को बदल नहीं सकते, ख़ुसूसन उन लोगों से जो अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन जो इस्तिलाहात दफ्तरी या स्टॉक मार्केट के हवाले से बोली जाती हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी में हों, तो उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात को आसानी से समझ सकें। इसके अलावा ये भी नोट कर लें कि हमारी प्रेजेंटेशन की कुछ स्लाइड्स में टेक्स्ट ज़्यादा हो सकता है, जिससे हो सकता है आपको बात को समझने के लिए कुछ वक्त दरकार हो। तो उसके लिए बेहतर है कि आप वीडियो को पॉज करके भी तफसील को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें कि इस कोर्स को स्पॉन्सर किया है गुडमैन पिक्चर्स ने, जिनका मोटो है बी द चेंज टू सी द चेंज। खुद को बदलो तो सब बदल जाएगा। और इसी मैसेज के गिर्द ये शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। फारिग वक्त में ट्रैवल डायरीज भी बनाते हैं और इनकी लेटेस्ट हुंजा ट्रैवल गाइड इनके चैनल पर ज़रूर देखें। अब कोर्स की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। इस कोर्स के 5 मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस मॉड्यूल में हम आपको आसान अल्फाज में और बहुत ज़्यादा तफसील में जाए बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स समझाने की कोशिश करेंगे। मॉड्यूल 2 स्टॉक वैल्यूएशन। यहाँ हम देखेंगे कि किसी कंपनी के स्टॉक की फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू कैसे निकाली जाती है। मॉड्यूल 3 रेशियो एनालिसिस। इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करके रेशियोस निकालेंगे, जिनसे फिर अंदाज़ा लगाया जाता है कि कंपनी कितनी मजबूत है और इसमें सरमायाकारी करना मुफीद साबित हो सकता है या नहीं। मॉड्यूल 4 स्टॉक फोरकास्टिंग। इस मॉड्यूल में हम ये जायज़ा लेंगे कि किसी स्टॉक की मुस्तकबिल की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा कैसे करना चाहिए। मॉड्यूल 5 फाइनेंशियल असेसमेंट ऑफ अ पब्लिक कंपनी। आखिरी मॉड्यूल में जो कुछ हमने पहले 4 मॉड्यूल में सीखा, इसके मुताबिक स्टॉक मार्केट की एक असल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। पहला मॉड्यूल शुरू करने से पहले एक सवाल कर लेते हैं।
फाइनेंस का क्या मतलब है? वैसे हम नहीं समझते कि कोई ऐसा एक शख्स भी होगा जो फाइनेंस से बिल्कुल अनजान है। लोग जब अपने रोज़मर्रा के खर्चों का हिसाब रखते हैं, ख़ुसूसन घरेलू ख़वातीन कि कैसे अपने खर्चों को अपनी आमदन के मुताबिक रखना है, तो यही तो है फाइनेंस और इसको मैनेज करना। बस ये समझना है कि इसी इल्म को कंपनियों के फाइनेंस समझने के लिए कैसे इस्तेमाल में लेकर आना है। पहला मॉड्यूल, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए बनाती हैं ताकि अपने तमाम हिसाब किताब को रिकॉर्ड या दर्ज किया जा सके। हिसाब दर्ज करके ही कंपनियां इनका तज्जिया करती हैं ताकि मुस्तकबिल का लाहे अमल बनाया जा सके। जितनी भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं, इनके लिए लाजमी है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक के लिए हर 3 महीने बाद शाया करें ताकि शेयर होल्डर्स और दूसरे सरमायाकार ये अंदाज़ा लगा सकें कि क्या इस कंपनी में सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं। इन्हीं की मदद से हुकूमतें भी अंदाज़ा लगाती हैं कि उनके हिस्से में कितना टैक्स आ सकता है। कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 4 अलग-अलग स्टेटमेंट्स से मिलकर बनती हैं। बैलेंस शीट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें कुल असासाजात की जानकारी दर्ज की जाती है, जब से कंपनी बनी तब से लेकर आज तक। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसमें किसी खास मुद्दत में कमाए हुए मुनाफे या नुकसान की जानकारी दर्ज की जाती है, जैसे 3, 6, 9 महीने या 1 साल। इसके बाद नया साल शुरू और नया हिसाब किताब शुरू। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इससे ये पता चलता है कि कंपनी के पास बैंक में कैश ज़्यादा है या कम है, ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि क्या आने वाले महीनों में वो अपने खर्चे उठा सकती है या नहीं। कैश कम है तो हो सकता है लोन लेना पड़े, और अगर कैश ज़्यादा है तो डिविडेंड की उम्मीद भी बढ़ जाती है। चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट, यानी जो पैसा शेयर होल्डर्स ने कंपनी में लगाया और आज तक जो मुनाफा कमाया वो कुल मिलाकर कितना बन चुका है। आम स्टॉक इन्वेस्टर्स के समझने के लिए इनमें से 2 स्टेटमेंट्स ज़्यादा अहम हैं और हम इस कोर्स में इन्हीं पर बात करेंगे, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोनों स्टेटमेंट्स 5 चीज़ों से मिलकर बनती हैं। बैलेंस शीट में एसेट्स यानी वो चीज़ें जो कंपनी की मलकियत में हैं, लायबिलिटीज़ यानी कंपनी के ज़िम्मे अदायगियाँ, और इक्विटी वो पैसा जो शेयर होल्डर्स ने बिजनेस में लगाया है। एसेट्स बराबर होते हैं इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़ के, और बैलेंस शीट का बैलेंस हमेशा बराबर होता है। लेकिन इस इक्वेशन को तब्दील करें तो मामला ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। इक्विटी क्या है? एसेट्स में से लायबिलिटीज़ निकाल दें तो वही इक्विटी है, या शेयर होल्डर्स का पैसा। प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम यानी आमदनी और एक्सपेंस यानी खर्चे दर्ज किए जाते हैं। अगर आमदनी ज़्यादा तो प्रॉफिट या मुनाफा, और खर्चे ज़्यादा तो लॉस या नुकसान बन जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को छोटा करके फाइनेंशियल्स भी कहा जाता है। अब कुछ तफसील में जाते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज़ को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के तौर पर अलग अलग दर्ज किया जाता है। लॉन्ग टर्म एसेट्स वो जिनसे फ़ायदा या वसूली 1 साल से ज़्यादा अरसे तक हासिल हो। इसमें फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जैसे दुकान, फर्नीचर, गाड़ी, और दूसरे लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे 5 साल का सेविंग सर्टिफिकेट। करंट एसेट्स, जिन्हें शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कह सकते हैं, ये वो हैं जिनसे फ़ायदा या वसूली 1 साल के अंदर हो, जैसे बैंक में रखे पैसे, क्रेडिट या उधार पर माल बेचकर वो पैसे जो आपको मुस्तकबिल में मिलेंगे, या कोई और वसूली जो 12 महीने के अंदर हो। इसी तरह लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो जिसकी अदायगी 1 साल बाद हो, जैसे 3 साल का कर्ज, और करंट लायबिलिटी वो जिसकी अदायगी 1 साल के अंदर, जैसे 3 महीने का कर्ज। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही अकाउंटिंग की बुनियाद है। डेबिट और क्रेडिट, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ आप खरीदें या बेचें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनको 2 बार दर्ज करना होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस। इसको कहते हैं डबल एंट्री,
और इस तरह अकाउंट्स मुकम्मल बनते हैं और बराबर होते हैं। ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं, मकसद सिर्फ कॉन्सेप्ट से मुतारिफ करवाना था। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ें तो डेबिट होते हैं, इनकम, लायबिलिटीज़ और इक्विटी बढ़े तो क्रेडिट होते हैं। इसी तरह एसेट्स और एक्सपेंसेस कम हों तो क्रेडिट और लायबिलिटीज़ वगैरह कम हों तो डेबिट। मिसाल के तौर पर आपने बिजली का बिल अदा किया, एक्सपेंस बढ़ा तो बिजली डेबिट और ये एक्सपेंस के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस में दर्ज करेंगे। लेकिन आपने पैसे दिए तो आपका कैश एसेट कम हुआ, तो इसे क्रेडिट यानी फाइनेंशियल्स में कैश एसेट के पैसे कम कर देंगे। हमें यकीन है ये बात आप ठीक से नहीं समझे होंगे, तो फिक्र ना करें, जब हम आगे मिसाल के साथ देखेंगे आप बेहतर समझ पाएंगे। तो अब इन बातों को मिसाल के ज़रिए बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम किसी कंपनी या कारोबार की मिसाल नहीं लेंगे, बल्कि एक घर के खर्च को कारोबार की तरह चलाकर फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसे नाम देते हैं होम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो दो लोगों की शादी हुई और इन्हें इनके वालिदैन ने 1 करोड़ रुपया देकर घर से रुखसत कर दिया कि जाओ और अपनी ज़िंदगी खुद गुजारो। अब ये समझ लें कि ये 1 करोड़ रुपया इनका सरमाया यानी इक्विटी है। इस 1 करोड़ को इन दोनों ने 10 रुपए के 1 मिलियन शेयर्स बनाकर घरेलू कारोबार की शुरुआत की है। हर शेयर 10 रुपए का, तो एक शेयर की फेस वैल्यू बनी 10 रुपए। ये पैसे मियाँ और बीवी के आधे आधे हैं, तो दोनों 5-5 लाख शेयर्स के मालिक हुए। मलकियत का मतलब ये है कि कल को जब इन्हें इस कारोबार में मुनाफा होगा तो वो मुनाफा इन दोनों को इनकी मलकियत के तनासुब से मिलेगा। अब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पैसों की तमाम ट्रांजैक्शंस को दर्ज करना है, यानी तमाम इक्विटी, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस को। इक्विटी हुई 1 करोड़ और 1 करोड़ कैश की सूरत में मौजूद है, तो दूसरी एंट्री हुई एसेट में 1 करोड़ कैश। डबल एंट्री मुकम्मल हुई, यानी ट्रांजैक्शन 2 दफ़ा दर्ज हुई, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। और इसी तरह बैलेंस शीट का बैलेंस हमेशा बराबर आता है। जब तक ये बैलेंस बराबर नहीं होता, बैलेंस शीट नामुकम्मल रहती है। अब इन पैसों से उन्होंने सबसे पहले एक छोटे इलाके में घर खरीदा 50 लाख का, और छोटी गाड़ी खरीदी 15 लाख की। घर और गाड़ी से एसेट्स बढ़े, लेकिन इसके मुकाबले में कैश का एसेट कम हुआ, तो एसेट्स में ही एक तरफ प्लस में लिख दिया घर और गाड़ी, और एक तरफ माइनस में लिख दिया यानी कैश से कम कर दिया। टोटल बराबर रहा। 1 महीने के बाद हिसाब देखते हैं। अभी लड़के को नौकरी नहीं मिली, लेकिन इनके महीने का खर्चा तो हो रहा है, बिजली, गैस, ग्रोसरी वगैरह। समझ लें इनका खर्चा है 50,000। 50,000 को एक्सपेंस में दर्ज कर दिया। इस महीने खर्चा हुआ लेकिन इनकम कोई नहीं हुई, तो महीने के आखिर में नुकसान हुआ 50,000। लेकिन जब इनकम नहीं थी तो ये खर्चा उन्होंने कैसे किया? कैश से। मतलब डबल एंट्री तब पूरी होगी जब कैश से 50,000 कम करेंगे। कैश कम कर दिया, लेकिन बैलेंस शीट बराबर नहीं हुई। बराबर तब होगी जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट या लॉस बने वो भी इक्विटी में प्लस या माइनस किया जाए। लॉस था, माइनस किया, और अब बराबर हो गई। जब भी हमारे पैसे कम होंगे तो कैश कम होने के साथ साथ या तो हमारा एक्सपेंस होगा या हमारा एसेट बनेगा, और जब भी हमें पैसे मिलेंगे तो कैश बढ़ने के साथ साथ या तो हमारी इनकम होगी या हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा महीना, लड़के को नौकरी मिल गई और इसकी तनख्वाह लगी 40,000। क्योंकि इनका खर्चा 50,000 था, तो लड़के ने सोचा कि 1 साल के इस्तेमाल के लिए कैश पास रखकर बाकी बैंक में डाल देना चाहिए ताकि इजाफी आमदन होती रहे। उसने 30 लाख 1 साल के लिए 6% इंटरेस्ट पर बैंक में रखवा दिए। इंटरेस्ट उन्हें हर महीने मिला करेगा, तो हर महीने की शरह बनी 0.5%, यानी हर महीने का इंटरेस्ट पैसों में बना 15,000। बाकी 4,50,000 साल के खर्चे के लिए बैंक के करंट अकाउंट में ही रहने दिए। अब 2 महीने गुजरे तो महीने के आखिर में खर्चा हुआ
50,000, तनख्वाह मिली 40,000 और इंटरेस्ट मिला 15,000। अब इन्हें दर्ज करते हैं। क्योंकि हम 2 महीनों का हिसाब बना रहे हैं, इसलिए 2 महीनों का एक्सपेंस मिलाकर लिखेंगे, जो हुआ 1 लाख। सैलरी 40,000 इनकम में डाली और 15,000 इंटरेस्ट भी इनकम में डाला। इनकम हुई 55,000 और एक्सपेंस हुआ 50,000, मतलब इस महीने कैश 5,000 से बढ़ गया। पिछले महीने कैश था 34,50,000। इस कैश में 30 लाख बैंक में रखे तो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर अलग दर्ज कर दिए, और बाकी कैश में महीने का प्रॉफिट शामिल किया तो वो बना 4,55,000। इस महीने तो प्रॉफिट हुआ 5,000, लेकिन 2 महीने का मिलाकर देखें तो लॉस हुआ 45,000। पिछले महीने 50,000 के लॉस में से इस महीने 5,000 का प्रॉफिट कम करके ये रकम बनी, और यही इक्विटी में से कम कर दिए तो सब बराबर हो गया। अब मान लें कि साल गुजर गया और हर महीने सब ऐसे ही चलता रहा, तो देखते हैं साल के आखिर में क्या सूरत हाल बनेगी। बाकी 10 महीने का एक्सपेंस 5 लाख और पूरे साल का बना 6 लाख। 10 महीने की सैलरी बनी 4 लाख और पूरे साल में 11 महीने सैलरी मिली तो बनी 4,40,000। इस तरह 10 महीने का इंटरेस्ट 1,50,000 और साल में 11 महीने का इंटरेस्ट बना 1,65,000। अब 2 महीने के बाद कैश था 4,55,000। इसमें 10 महीने का खर्चा निकाल कर इनकम डाल दें तो साल के आखिर में कैश बना 5,05,000। साल के आखिर में पूरे साल का प्रॉफिट हुआ 5,000, मतलब पिछले 10 महीनों में तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन पहले 2 महीनों के बाद 45,000 का लॉस था, तो वो 10 महीने के प्रॉफिट से निकाल दिए, तब साल का प्रॉफिट बना। अब आखिर में इस प्रॉफिट को इक्विटी में शामिल कर दें, तब जाकर सब बराबर हो गया। साथ ही 5,000 प्रॉफिट को 1 मिलियन शेयर से डिवाइड करें तो अर्निंग पर शेयर EPS निकल आएगी, जो बनी 0.01। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। अगले साल में जाने से पहले एक बात देख लेते हैं। हमने पहले बताया था कि कुछ एसेट्स लॉन्ग टर्म होते हैं और कुछ करंट। लॉन्ग टर्म एसेट्स वैसे तो एक्सपेंस ही होते हैं, लेकिन ऐसे एक्सपेंस जिनका अमूमी फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा मिले तो इन्हें पहले एसेट में दर्ज करते हैं और इस खर्चे को मुख्तलिफ सालों पर तकसीम करके प्रॉफिट एंड लॉस में दर्ज किया जाता है, जैसे गाड़ी, लैपटॉप, फर्नीचर। अब गाड़ी का फ़ायदा अगर हमें अंदाजे के मुताबिक 5 साल मिले तो हम 15 लाख की गाड़ी को एसेट में दर्ज करेंगे और 3-3 लाख करके 5 साल में इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डालते रहेंगे। ये होती है डेप्रिसिएशन। लेकिन अभी होम फाइनेंशियल्स के लिए हम इस तफसील में नहीं जा रहे और आसानी के लिए डेप्रिसिएशन दर्ज नहीं कर रहे। इस पर बाद में बात कर लेंगे। तो अब साल 2 शुरू हुआ और 1 महीना गुजर गया। लड़के की तनख्वाह बढ़कर 50,000 हो गई, लेकिन खर्चे भी बढ़ गए और 60,000 हो गए। वैसे आजकल की मिसाल लेते तो खर्चे लाख हो जाते। खैर, मिसाल में हकीकत को शामिल नहीं करते। इंटरेस्ट 15,000 ही रहा। जैसा पहले बताया कि बैलेंस शीट में पिछले तमाम सालों का हिसाब मौजूद रहता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में हर साल का अलग हिसाब दर्ज होता है। तो साल 2 के पहले महीने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में दूसरे साल के सिर्फ 1 महीने की तफसील दर्ज होगी और पिछले साल की नहीं। फिर हिसाब दर्ज किया और इस महीने का 5,000 प्रॉफिट इक्विटी में शामिल करके सब बराबर कर दिया। कंपनी का जो भी मुख्तलिफ सालों के बाद प्रॉफिट बने, इसे रिजर्व्स कहा जाता है और इसी नाम से दर्ज किया जाता है, या उन्हें अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं। हमने अभी आसानी के लिए इसे पिछले साल के प्रॉफिट का नाम दिया है। किसी कंपनी के जितने ज़्यादा रिजर्व्स होंगे, वो उतनी ज़्यादा मजबूत तस्वुर की जाती है। अब दूसरे महीने में मसला हो गया। गाड़ी चोरी हो गई और गाड़ी की इंश्योरेंस भी नहीं थी, नुकसान हो गया। नुकसान भी एक हिसाब से होता तो खर्चा ही है, तो इसे एक्सपेंस में दर्ज किया और एसेट से निकाल दिया। इस एक्सपेंस की वजह से लॉस ज़्यादा हो गया तो इक्विटी भी काफ़ी कम हो गई, लेकिन क्या कर सकते हैं। चोर को बद्दुआ तो दे सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल्स में दर्ज तो फिर भी करना पड़ेगा।
अब अर्निंग पर शेयर की बजाय लॉस पर शेयर हो गया। गाड़ी की ज़रूरत थी लेकिन खरीदने के पैसे नहीं, तो तीसरे महीने में गाड़ी 4 साल की लीज करा ली। इस बार गाड़ी को एसेट में डाला 12 लाख और 1 साल की अदायगी 3 लाख को करंट लाइबिलिटीज में डाला और उससे आगे के 3 साल के 9 लाख को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के तौर पर दर्ज कर दिया, क्योंकि वो अदायगियां 12 महीने के बाद होंगी। यहीं पर हमारा पहला मॉड्यूल खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक फाइनेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझ चुके होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि हमने हिसाब किताब को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दर्ज करना है। दूसरे मॉड्यूल में हम स्टॉक वैल्यूएशन पर बात करेंगे, लेकिन कंपनी के स्टॉक की वैल्यूएशन करने के लिए पहले हम एक कंपनी बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने होम फाइनेंशियल्स बनाए। इस तरह जो जानकारी पहले मॉड्यूल से हासिल हुई, इसे बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। इसके बाद इस कंपनी के स्टॉक की या एक शेयर की बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू निकालेंगे। तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।